धर्मस्थल कर्नाटक की एक पवित्र जगह से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुन के रूह कांप जाती है। पवित्रता की आड़ में मास मर्डर्स हो रहे थे वहाँ पे। ये पूरी कहानी सुन के आंखें खुली की खुली रह जाती है और मन में सवाल आता है कि इतने सालों तक कोई कुछ बोला क्यों नहीं। स्क्रीन पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी हॉरर या वेब सीरीज़ का शॉट नहीं है। ये असली ज़िंदगी का वो पल है जहाँ कानून के सामने एक विटनेस को इस तरह पेश किया गया जैसे उसने कोई देशद्रोह किया हो। पूरा का पूरा चेहरा सर से पैर तक ढका हुआ है, ना आंखें दिख रही ना पहचान, सिर्फ छोटे छोटे सुराग जहाँ वो बस देख सकता है। इस शख्स की आंखों में इतना डर है और उसके खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा कि उसकी सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ लेवल की है। लेकिन सवाल ये है कि ये शख्स है कौन। तो सुनो, ये आदमी एक सफाई कर्मचारी है जिन्होंने 1995 से लेकर 2014 तक पूरे 19 साल तक कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में काम किया और अब 2025 में ये कोर्ट के सामने खुद आकर कह रहे हैं, मैंने अपने हाथों से 100 से ज़्यादा लाशें दफनाई हैं, कुछ जलाई हैं, कुछ ज़मीन में दबा दी। इनमें से ज़्यादातर लाशें औरतों और लड़कियों की थी। ये स्टेटमेंट 164 के तहत रिकॉर्ड हुआ है। कोर्ट ने इनकी जान बचाने के लिए उनका चेहरा तक किसी को नहीं दिखाया। Human bones have been found in mass burial site of Dharmasthal horror. In a major development in the ongoing investigation of the Dharmasthal mass burial case, the special investigation team has recovered skeletal remains during the excavation to verify allegations made by a former sanitation worker about multiple burials in the temple town. Now, after 2 days of excavation at 5 spots in Dharmasthal failed to yield any result, the SIT recovered some skeletal remains said to be that of a man from the 6th spot near the Netravati river that was dug up on July 31st. The SIT official said 15 bones were discovered and no skull was found at the 6th site. A few of these bones were broken. The forensic team present at the site has secured the remains for further examination. Of the 13 marked burial sites, excavation work is currently underway at sites numbered 6, 7 and 8. The recovered bones will be documented and sent to the Forensic Science Laboratory for further examination and उन्होंने खुद पुलिस को लिख कर दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पास सबूत के साथ पड़ी है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स और एक स्केलेटन का पार्ट तक सबमिट किया सबूत के रूप में। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या कर्नाटक के सबसे बड़े धार्मिक स्थल के अंदर एक मास मर्डर रैकेट छुपा हुआ था। और इस शख्स ने जो कहानी कोर्ट में कही उसके बाद पूरे सिस्टम शॉक में चला गया। पुलिस भी शॉक में थी, मीडिया भी और सरकार भी। पर कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी। 1995 में जब ये सफाई कर्मचारी धर्मस्थल मंदिर में काम पर लगा, उसकी जिम्मेदारी थी नीलत्रावती रिवर के आसपास की सफाई। रोज सुबह उठकर घाट के किनारे साफ करना, पोछा मारना, मिट्टी हटाना एक आसान नौकरी थी, या ऐसा सोचा गया था, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में उसे दिखने लगा हर दूसरे दिन कोई ना कोई लाश मिलती थी। कभी औरत की, कभी लड़की की, कभी स्कूल ड्रेस में बच्ची की, किसी के पैर कटे हुए, किसी के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान। पहले सोचा एक्सीडेंट हुआ होगा या सुसाइड होगा, पर फिर जब एक पैटर्न दिखने लगा उसने अपने सुपरवाइज़र से बोला, सर ये लाशें बार बार मिलना नॉर्मल नहीं है, पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। सुपरवाइज़र ने क्या किया, उसे थप्पड़ मारा, ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, अगर तूने ज़्यादा बोला तो अगली लाश तेरी होगी, तू सफाई वाला है और सफाई में ही धो दिया जाएगा। उस दिन से उस शख्स की ज़िंदगी बदल गई। वो रोज़ मंदिर के आसपास दर्द भरी लाशें देखता, उन्हें या तो जलाता या ज़मीन में दबाता। डीजल दिया जाता था लाशों को जलाने के लिए और कहा जाता, एक भी हड्डी बची तो तू भी उसी के साथ जलेगा। 19 साल के दौरान उसने 100 से ज़्यादा लाशें ठिकाने लगाई। कुछ के पास स्कूल बैग था, कुछ के हाथों में चूड़ियाँ, कुछ ने तो आंखें खुली छोड़ रखी थी, जैसे कह रही हो मुझे इंसाफ चाहिए। उसने उन लाशों को जलते हुए देखा, कुछ के चेहरे तो याद भी हैं उसे। और सबसे बड़ी बात, कोई पुलिस केस नहीं, कोई FIR नहीं, सब कुछ मंदिर के अंदर क्लीनअप के नाम पर छुपा दिया जाता था। मंदिर जहाँ भगवान बसते हैं उसी के पीछे मास ग्रेव बनाई जा रही थी। 2014 में एक दिन सब कुछ बदल गया। उस सफाई कर्मचारी के एक रिश्तेदार की 14 साल की लड़की जो कभी मंदिर के आसपास जाया करती थी, कहीं गायब हो गई। 2 दिन बाद एक छोटी सी खबर आई, उस लड़की के साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ होता आया था, रेप, मर्डर, और फिर उसी मंदिर के पीछे एक ग्रेव में दफन कर दिया गया। ये सुनकर गवाह का सब्र टूट गया। उस रात दिसंबर 2014 में चुपचाप बिना किसी को बताए अपना पूरा परिवार लेकर ये शख्स धर्मस्थल से भाग गया। नाम बदल दिया, शहर बदल दिया,
पर गिल्ट का क्या करे। हर रात नींद से जागता वही चेहरा, वही लाशें, वही चिल्स। 19 साल की कहानी उसके दिमाग में फिर से चलने लगती। तब उसने डिसाइड किया अब चुप रहना गुनाह है। वो वापस गया, लेकिन इस बार एक नए मिशन के साथ। वो छुपकर उन्हीं जंगलों में गया, उन्हीं घाट पर जहाँ कभी उसने लाशें दफनाई थी। उसने खुद एक्सकेवेशन किया और 2 स्कल्स, कुछ हड्डियाँ, एक लाल ब्लाउज का टुकड़ा ले आया। सबकी तस्वीर खींची और फिर एक सबूत के बंडल बनाए। ये बंडल उसने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील केवी धनंजय को भेज दिया। उसने लिखा, अगर मैं मर गया तो ये सबूत जीता रहे। इन लोगों ने मुझे मास ग्रेव कीपर बना दिया था, लेकिन अब मैं विटनेस हूँ। उसने एसपी को एक डिटेल कंप्लेंट भेजी, रिक्वेस्ट की विटनेस प्रोटेक्शन दो, मैं सब बताऊंगा, क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कैसे किया। उसका कहना था, मैं पूरी तरीके से होश में हूँ, पॉलीग्राफी टेस्ट भी चाहिए तो कर लो, लेकिन उन लोगों को एक्सपोज करने दो जिन्होंने 100 से ज़्यादा जानें ली हैं। जिस शख्स ने कभी डर के मारे ज़ुबान नहीं खोली, अब वो शख्स कोर्ट के अंदर, मीडिया के सामने और कानून के सिस्टम के सामने बोल रहा था कि मैं गुनहगार नहीं, लेकिन अब गवाह ज़रूर हूँ। एक तरफ एक आदमी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर आवाज़ उठा रहा था और दूसरी तरफ सिस्टम जो सालों तक सोया था अब हिला दिया गया था। उस सफाई कर्मचारी ने अपनी कंप्लेन लेटर एसपी ऑफ दक्षिणा कन्नड़ा को भेजा था। लिख दिया था कि उसके पास फोटोग्राफिक एविडेंस है, विटनेस टेस्टिमनी है और लाशों के बड़े हिस्सों का सबूत भी। ऐसे में पुलिस के पास इनकार का ऑप्शन ही नहीं था। उस शख्स ने 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। 164 का मतलब होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक ऐसा बयान जिसको पुलिस मॉडिफाई नहीं कर सकती, ना उसमें कुछ छुपा सकती। कोर्ट में उस शख्स को लेकर आए थे 20 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स। उसका चेहरा पूरी तरह नकाब में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखों के सामने 2 छोटे सुराख, और उन्हीं में से वो दुनिया देख पा रहा था। जब उसने जज के सामने बयान दिया तो कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसने एक एक बात बताई, कौन कौन सी लाश कहाँ दफनाई गई, कौन सा सुपरवाइज़र ने धमकी दी और कैसे 19 साल तक मंदिर के पर्दे के पीछे मौत का गंदा खेल चलता रहा। कौन कौन सी लाश कहाँ दफनाई गई, कौन से सुपरवाइज़र ने धमकी दी और कैसे 19 साल तक मंदिर के पर्दे के पीछे मौत का गंदा खेल चलता रहा। उसने ये भी लिख दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय के पास पूरे सबूत हैं, इंक्लूडिंग आधार कार्ड, वोटर आईडी, टेम्पल आईडी और बॉडी रिमेन्स की तस्वीरें। जब ये सब मीडिया में लीक हुआ तो क्राइम ब्रांच, स्टेट गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर तक सब जाग गए। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे कि अगर ये सब सच है तो फिर अब तक किसी ने कुछ किया क्यों नहीं। प्रेशर गवर्नमेंट पर था और फिर सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, इस केस की जांच के लिए हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बना रहे हैं। और ये एसआईटी कोई छोटी मोटी एसआईटी नहीं थी, 20 ऑफिसर्स थे, वो भी हाई प्रोफाइल। और इसकी लीडरशिप मिली डीजीपी प्रणव मोहती को, जो कि कर्नाटका के सबसे सीनियर और ईमानदार पुलिस अफसर में जाने जाते हैं। ये टीम अब इस गवाह के साथ मिलकर उन जगह तक जाएगी जहां जहां मास ग्रेव्स होने का क्लेम किया गया था, और फिर सदियों के इतिहास में शायद पहली बार मंदिर के नाम पर होने वाले क्राइम का ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। अब कोर्ट में गवाही हो चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और एसआईटी बन चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, जहां लाशें दफनाई गई थी क्या उन जगहों का पता है? जवाब है हाँ। वो सफाई कर्मचारी कोर्ट के बाद एसआईटी के सामने खुद आया। उसने कहा, मैं उन जगहों तक ले जा सकता हूँ, मैं खुद बताऊँगा कहाँ पे क्या दफन है। फिर 28 जुलाई को एसआईटी का पहला फील्ड मिशन स्टार्ट हुआ। डीजीपी प्रणव मोहती, डीआईजी, फॉरेंसिक टीम, क्राइम सीन ऑफिसर्स, एंटी नक्सल स्क्वाड और सबसे ज़रूरी वो गवाह खुद गए थे। उसके चेहरे पर अभी भी वही नकाब था, उसकी आंखों में डर भी था और इरादे भी। उसने टोटल 15 जगहों की पहचान की। पहले 8 जगह नील त्रावती रिवर के किनारे। ये सब सेक्रेट घाट्स थे जहां लोग स्नान करते हैं और कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं, लेकिन गवाह का कहना था ये लाशें उनकी नहीं थी, इनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी और चोट के निशान भी थे। नेक्स्ट 4 जगह हाईवे के पास और जंगल के अंदर थी। ये ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया था। ये वही जगह थी जहां लोगों का आना जाना कम होता था। 13 स्पॉट एक छोटी गली जो नील त्रावती और अजूपुर गांव के बीच जाती थी, वहां भी दफन करने का क्लेम था। लास्ट 2 लोकेशंस कान्यदी नाम के एरिया के पास, जहां एक जंगल और एक सुनसान ज़मीन थी। हर स्पॉट पे उसने ख़ास तरीके से हाथ से पॉइंट किया, यहाँ पे मैंने लाश दफनाई थी,
यहाँ डीजल डाला था, यहाँ जलाया था। एसआईटी ने हर जगह पे मार्कर बोर्ड लगाया, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 15 तक। और फिर उन जगहों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर होने की वजह से सिक्योरिटी में दे दिया गया एंटी नक्सल स्क्वाड को, ताकि कोई एविडेंस ख़त्म ना कर पाए। अब इंतज़ार था कब खुदाई शुरू होगी और क्या उन जंगलों के अंदर वास्तव में कंकाल मिलेंगे। अगले दिन एसआईटी ने डिसाइड किया साइट 1 से इवैक्यूएशन स्टार्ट होगा। 29 जुलाई दोपहर 12 बजे साइट 1 को नीलत्रावती रिवर के सिर्फ 8 मीटर दूर थी, वहां पहली बार खुदाई का काम स्टार्ट हुआ। फॉरेंसिक टीम, कैमरा क्रू, एंटी नक्सल स्क्वाड, एसआईटी ऑफिसर्स और एक तरफ नकाब में वो गवाह जो खुद वहां खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। सबसे पहले मैनुअल खुदाई शुरू हुई, हाथ से मिट्टी हटाई गई। 2.5 फीट अंदर झांकने के बाद एक रेड कलर का ब्लाउज निकला। थोड़ी और खुदाई में एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड भी मिला। गवाह ने तुरंत कहा, यही तो मैं बोल रहा था, ये सब दफनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 3 फीट के बाद पानी निकलने लगा, क्योंकि रिवर इतनी पास थी, ज़मीन गीली हो गई थी। फिर मशीन बुलाई गई, अर्थ मूवर। उसने 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट तक ज़मीन खोद दी, लेकिन लाश नहीं मिली। डीआईजी ने गवाह से पूछा, और अंदर ले जाएं क्या? उसने कहा, नहीं सर, यहीं तक दफनाया था। फिर पहला गड्ढा बंद कर दिया गया, फर्स्ट साइट एम्प्टी। लेकिन गवाह के वकील ने कहा, लाश भले ना मिली हो, पर ब्लाउज, कार्ड, ये सब तो सबूत है ना। नेक्स्ट डे 30 जुलाई 4 और साइट्स की खुदाई हुई। सेम प्रोसेस, कहीं भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले। 5 साइट कंप्लीट हो गई। लाश अब तक गायब थी। तो क्या गवाह झूठ बोल रहा था, या फिर जब से ये सब न्यूज़ में आया था क्या किसी ने पहले ही सबूत मिटा दिए, या फिर क्या बड़ी बाढ़ के दौरान सब कुछ बह गया? जो भी हो, अब बाकी के 10 साइट्स क्रिटिकल हैं। अगर एक भी लाश मिलती है तो इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल क्राइम स्कैंडल सामने आ जाएगा। एसआईटी ने तुरंत फैसला लिया, नेक्स्ट 10 लोकेशंस पर खुदाई तेज़ रफ्तार से की जाएगी, क्योंकि वक्त कम था और दुश्मन शायद पहले से अलर्ट हो चुके थे। साइट 6 से लेकर साइट 8 तक नीलत्रावती रिवर के किनारे थे, वही सेक्रेट एरिया जहां लोग स्नान करने आते हैं, जहां का कहना है कि मरने वाले को यहाँ स्वर्ग मिलता है। गवाह ने बार बार कहा, ये लाशें सुसाइड की नहीं है, इनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान थे, इनकी आंखें बंद नहीं थी बल्कि खुली थी, जैसे डर का एहसास अभी तक जिंदा हो। इनकी आंखें बंद नहीं थी बल्कि खुली थी, जैसे डर का एहसास अभी तक जिंदा हो। मगर जब साइट 6, 7 और 8 खोदी गई, वही नतीजा, खाली। फिर बारी आई हाईवे के पास वाली जगह की, साइट 9 से 12। ये एरिया ज़्यादा आइसोलेटेड था, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई लाइट नहीं, बस जंगल और सन्नाटा। एसआईटी टीम के साथ एंटी नक्सल फोर्स भी डिप्लॉयड थी, ताकि किसी तरह का रेजिस्टेंस या सैबोटाज ना हो। साइट 9 में ज़मीन ज़्यादा सख्त थी, लेकिन 6 फीट अंदर जाने पर एक बर्न्ड मेटल बैंगल मिला। फोरेंसिक टीम ने तुरंत सैंपल लिया। साइट 10, 11 और 12 कहीं कुछ पुरानी चप्पल, कपड़ों के टुकड़े मिले, लेकिन कोई कंफर्म्ड ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले। एसआईटी ने कहा, इन सब आइटम्स का फॉरेंसिक एनालिसिस होगा, डीएनए मैच करेंगे तो पता चलेगा किसकी लाश थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट तो कभी इग्नोर हो चुकी थी। अब एसआईटी ने एक अपील की, जिनकी फैमिली मेम्बर्स पिछले 20 साल से मिसिंग हैं, वो लोग पुलिस के पास आए, डीएनए सैंपल्स दें। और आश्चर्य की बात ये थी, लोग आने लगे। एक माँ बोली, मेरी बेटी 2008 में गायब हो गई थी, पुलिस ने बोला सुसाइड का केस होगा। एक भाई बोला, बहन ट्यूशन के लिए गई थी, फिर कभी नहीं मिली। ऐसे 40 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अगर डीएनए मैच हुआ तो ये गवाह 100% सच साबित हो जाएगा। एसआईटी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फाइनल एक्सकेवेशन अप्रूवल मांगा और कहा, बस एक लाश मिल जाए फिर सब कुछ बदल जाएगा। अब तक सिर्फ जगह, लाशों के दावे और गवाह की गाथा सामने थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिंदा था, ये सब करने वाले कौन लोग थे? तो सुनो, गवाह ने खुद लिखा था अपने लेटर में, मैं उन सब लोगों का नाम जानता हूँ जो धर्मस्थल मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ और लोकल माफिया का हिस्सा है। उसने ये भी लिखा था, उनका नाम तभी लूँगा जब मुझे और मेरे परिवार को विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत फुल सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मंदिर चलाने की जिम्मेदारी है और जिनके राजनीतिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि पुलिस भी उन पर हाथ नहीं डालती। शॉकिंग बात और है, धर्मस्थल मंदिर में पूजा हिंदू पुजारी करते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल जैन कम्युनिटी के पास है।
और इसी ट्रस्ट के अंदर काफ़ी बार उंगलियां उठ चुकी है, लेकिन हर बार केस दबा दिया गया। गवाह ने कहा, जिन लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, लाश ये जलाई, वो सब यही के पावरफुल लोग हैं। मैं उनका रोल, नाम और सबूत सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन सिस्टम का डर उसके अंदर अभी भी जिंदा था, इसलिए उसने सबूत ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को दे दिया है। उन सबूतों में है आधार कार्ड, टेम्पल आईडी, वोटर आईडी, स्केलेटन रिमेन्स, लोकेशंस, फोटोज़, हड्डी के सैंपल, रिटन कन्फेशन जिसमें लिखा हुआ है, अगर मैं मर गया तो ये फाइल्स मीडिया के सामने लेकर आना, ताकि जो लोग ज़मीन के नीचे दबा दिए गए थे उनका सच दुनिया के सामने आए। एसआईटी अब गवाह को लेकर बाकी के फाइनल जगहों पे एक्सकेवेशन करेगी। मीडिया, एक्टिविस्ट, एनजीओ सबकी नज़र इस केस पे है, और अगर एक भी डीएनए मैच हुआ, एक भी पावरफुल आदमी का नाम साबित हो गया, तो ये केस बन सकता है इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेम्पल लिंक क्राइम। अब फैसला कोर्ट का नहीं, सबूतों का होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।